हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक विद GS4 यानी कि एथिक्स का पेपर हम देखेंगे। नाउ दिस ईयर एथिक्स पेपर वाज आल्सो गुड। केस स्टडीज़ भी अच्छी आई थी, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं आई थी। ईजिली आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो हैंडल करने हो गई थी प्राइमा फेसी जो मैंने देखा है। अदरवाइज जब आप लिखने बैठोगे तो कुछ अलग अलग समस्याएं आना शुरू हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप लिखने बैठोगे मेंस तो आपको कुछ समस्याएं आएंगी। तो पेपर 4 एथिक्स का हम देखेंगे। देखो एथिक्स का पेपर में क्या रहता है कि केस स्टडीज़ रहती है और शुरू में क्वेश्चंस रहते हैं। सबसे पहले मेरा जो सजेशन रहेगा आप लोगों को कि जब आप एथिक्स का पेपर सॉल्व करें तो डू स्टार्ट विद द केस स्टडीज। दिस इज द स्टैंडर्ड सजेशन दैट एनीवन कैन गिव यू। डू स्टार्ट विद द केस स्टडीज। अदरवाइज एंड में क्या होता है कि हड़बड़ी में ना आप केसेस ढंग से पढ़ पाते हो और ना आप अच्छे से केस स्टडीज लिख पाओगे। सो माई पर्सनल सजेशन इज रीड द केस स्टडीज फर्स्ट। मैं भी यही करता हूँ। सबसे पहले लास्ट की केस स्टडी देखते हैं। जैसे सबसे पहला जो केस है लास्ट वाला वह है माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर। देखो अब कोविड-19 का यहाँ पे भी इम्पैक्ट देखने को मिला। माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर केस स्टडी आई कि माइग्रेंट वर्कर्स को क्या क्या इकोनॉमिक ट्रबल फेस करनी पड़ी और उनको एम्प्लॉयमेंट का प्लेस अपना छोड़ना पड़ा, उनकी फैमिलीज़ को इनकन्वीनियंस हुई, वो वापस अपने घरों की तरफ लौट आए। ये सारी चीज़ें इसके बाद है। फिर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि रिपोर्ट्स ऑफ इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ये भी रिस्पॉन्स बहुत पुअर था गवर्नमेंट का भी। तो यू लर्नड मेनी लेसन्स फ्रॉम दिस सिचुएशन व्हेन यू हैव टास्क टू ओवरसी द फंक्शनैलिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिलीफ फोर्स इन योर डिस्ट्रिक्ट। अब आप डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिलीफ फोर्स में काम करते हैं तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी। इन योर ओपिनियन व्हाट एथिकल इशूज डज अरोज इन दिस सिचुएशन ऑफ माइग्रेंट क्राइसिस। इस माइग्रेंट क्राइसिस के सिचुएशन में कौन से एथिकल इशूज हैं जो कि अराइज होते हैं। एथिकल इशूज कौन कौन से हैं, ठीक है ना। एंड व्हाट असिस्टेंस कैन द सिविल सोसाइटी रेंडर टू मिटिगेट द सफरिंग ऑफ द माइग्रेंट्स इन सिमिलर सिचुएशंस। तो ये अगर आप क्वेश्चन देखो तो पहला चीज तो ये क्या पूछा गया कि क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं विद द माइग्रेंट क्राइसिस। तो अगर आपको याद हो कि माइग्रेंट क्राइसिस की देखो सिचुएशन अगर हमने देखी तो उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला, जो उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन था गवर्नमेंट का वो नहीं हुआ। वेलफेयर का इसमें इशू डेवलप होता है, वेलफेयर का, इक्वालिटी का इशू डेवलप होता है, हैव्स एंड हैव नॉट्स का इशू डेवलप होता है। ये अलग अलग इशूज है जो कि अराइज हो रहे हैं। सिविल सोसाइटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे में। यहाँ पे इनकी सफरिंग को कम करने के लिए सिविल सोसाइटीज एक ग्रुप रहता है जो कि एक किसी रिलेटेड कॉज के लिए फाइट करता है। तो सिविल सोसाइटीज़ का रोल आप लिख सकते हैं कि इनको किस तरीके से आप हाउसिंग, शेल्टर और इनको प्रॉपर फूड और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा सकते हो ऐसे सिचुएशन में। फूड सिक्योरिटी का इशू जो है वो भी इससे रिलेटेड रहेगा। तो ऑल दीज थिंग्स आर द रिलेटेड इशूज। देखो अभी मैं आंसर अपन डिस्कस नहीं कर रहे, अपन क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन के लेवल देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या कहाँ से पूछा जा रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करो पेपर को कि पेपर यहाँ पे भी करंट अफेयर्स का पार्ट आपको देखने को मिलेगा कि केस स्टडी में भी आपसे पूछ सकता है। इसी वजह से कोई भी फॉर द फ्यूचर ऑल्सो मैंने एक चीज़ और सोची है कि जब भी कोई चीज़ अपन डिस्कस करेंगे, एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, कोई बड़ा मुद्दा, कोई बड़ा इशू डिस्कस करेंगे तो उसके एथिकल कंसिक्वेंस, जैसे कि वैक्सीन है तो वैक्सीन के एथिकल कंसिक्वेंस की वैक्सीन का जो हायरार्की बनाया गया है उसके क्या एथिकल कंसिक्वेंसेज हैं या क्या एथिकल उसमें इन्वॉल्व हैं फैक्टर्स, ठीक है ना। दूसरा केस देखें तो यहाँ बहुत प्यारा केस, ये भी मैं बताऊं आपको कि ये भी करंट अफेयर्स पैंडेमिक से ही जुड़ा था। यहाँ पे परमल नाम का एक विलेज है जिसमें कि उन्होंने कहा कि APW नाम की एक अमरिया प्लास्टिक वर्क्स नाम की एक कंपनी खोली जाती है और उस कंपनी में क्या किया जाता है कि उस कंपनी ने वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, वहाँ के लोकल्स को एम्प्लॉय किया और वहाँ पे कनेक्टिविटी का बनवाया बढ़िया। लोकल MLA से बात करके वहाँ पे बसेस की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया। फिर APW ने अपने CSR फंड्स का यूज़ करके विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को चलाया, एम्बुलेंस की फैसिलिटी वहाँ पे प्रोक्योर करवाई। APW बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर रहा था। इसी में बीच में फायर हो जाता है APW में और नेशनल लॉकडाउन लग जाता है जिस कारण से उसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी गिर जाती है। लेकिन ऐसे में APW ने क्या किया, APW हैज डन व्हाट, APW हैज डेवलप्ड अ रेपुटेशन ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्शन एंड अ मोटिवेटेड वर्कफोर्स, क्योंकि लॉकडाउन में भी उसने अपने वर्कर्स को निकाला नहीं एंड एम्प्लॉइज वर पेड रेगुलरली। दिस इज व्हाट द केस वाज। तो अगर आप देखो कि केस के थ्रू भी वो एक मैसेज दे रहे हैं, केस के थ्रू भी वो एक चीज बता रहे हैं जो प्रॉब्लम आई है इस बार के लॉकडाउन में कि बहुत लोग अपने जॉब लूज कर गए। तो लास्ट में क्वेश्चन देते हैं कि क्रिटिकली एनालाइज द
स्टोरी ऑफ एपीडब्ल्यू एंड स्टेट द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व। अब यहाँ पे क्या क्या एथिकल इश्यूज थे अगर वो निकाल देता, जब लॉकडाउन हुआ, जब प्रोडक्शन घटा तो तब निकालता, जब फायर हुआ या उसका लॉस हुआ, कनेक्टिविटी जब नहीं थी, उसके CSR का जो इशू है, ये सारे इशूज जो है आप जोड़ करके कौन कौन से एथिकल इशूज हैं आपको लिखना है। नाउ डू यू कंसीडर एपीडब्ल्यू एज अ रोल मॉडल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड रीजन्स। तो बैकवर्ड एरियाज के लिए एपीडब्ल्यू जैसे संस्थाएं जो हैं क्या वो रोल मॉडल की तरह काम कर सकती हैं, नहीं, आपको बताना था। तो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है बेसिकली एक म्यूनिसिपल कमिश्नर हो आप किसी सिटी के, अब आपने एक मॉल का चेकिंग किया और आपको पता चला कि वहाँ पे सही नहीं है और जो कंस्ट्रक्शन है वो इसलिए अलाउ हो गया, क्या था कि पिछला जो कमिश्नर था उसने अलाउ कर दिया था। अब आपको पता है कि ये नेक्सस है बिटवीन द ऑफिशियल्स एंड द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस ऑफ द बिल्डर्स एंड द बिल्डर, तो आपको पता चल जाता है कि एक नेक्सस है। अब आपको ये भी पता है कि जो बिल्डर है वो एक रिच कैबिनेट मिनिस्टर का कोई रिलेटिव है और आपका जो बॉस है जिसने कि अलाउ किया है वो आपका सीनियर भी है प्लस आपका एक फ्रेंड भी है। तो क्या आप इंक्वायरी शुरू करोगे? व्हाट विल यू डू? आपके ऊपर प्रेशर हो रहा है कि आप इंक्वायरी ना शुरू करें, तो आप क्या करोगे इन दिस सिचुएशन? तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप क्या करोगे। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि व्हाट विल बी योर एक्शन प्लान, हाउ विल यू प्रोसीड। देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखो he's also hinted that if the matter is not resolved at the earliest in the favor of there is somebody in his office who is wanting to file a case against you under the POSH Act। तो आपको पूरा सॉल्व करना है, तो आप क्या उसमें का एक्ट करोगे, आपको क्या करना है। आपके ऊपर ये प्रेशर आ रहा है कि आप इंक्वायरी को स्लो रखें क्योंकि ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। Then Rampura, a remote district inhabited by tribal population, is marked by extreme backwardness and abject poverty. Agriculture is the mainstay of the local population। और यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है, देखो तो यहाँ पे स्टोरी एक रामपुरा नाम के गांव के जहाँ पे ट्राइबल इनहेबिटेड विलेज है। अब वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है, इंडस्ट्रियल इनसिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल और माइनिंग एक्टिविटी होती है। तो यहाँ के जो यूथ हैं दे आर माइग्रेटिंग, और जो वहाँ की माइनर गर्ल्स हैं क्योंकि उनके हाथ सॉफ्ट होते हैं, देयरफॉर दे आर यूज्ड फॉर प्लकिंग द कॉटन, बीटी कॉटन। वहाँ पे उनको फील्ड्स में काम करने के लिए लगा दिया गया है, सिंस देयर हैंड्स आर सॉफ्ट, ठीक है ना। अब वहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके कारण बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं जो कि अराइज कर रहे हैं इन द माइनर गर्ल्स के अंदर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं जो कि अराइज हो रहे हैं। एनजीओ जो है वो भी सही से काम नहीं कर पा रही है वहाँ पे, दे हैव नॉट espoused द सिचुएशन। तो आप वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो रामपुरा के, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है। जैसे कि यहाँ पे चाइल्ड लेबर भी एक इशू हो जाएगा, चाइल्ड लेबर हो जाएगा, यहाँ पे जो माइनर गर्ल्स है वो भी डिस्क्रिमिनेशन भी हो जाएगा। देन आपका दूसरा यहाँ पे एजुकेशन से उनको मतलब उनको दूर रखा जा रहा है ना। तो ये सारे इशूज जो हैं वो इन्वॉल्व है यहाँ पे। एंड व्हाट स्टेप्स यू विल टेक टू एमिलियोरेट द कंडीशन ऑफ द माइनर गर्ल्स इन योर डिस्ट्रिक्ट। आप अपने डिस्ट्रिक्ट की गर्ल्स का कंडीशन कैसे इंप्रूव करोगे और ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को कैसे इंप्रूव करोगे। तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप क्या करेंगे। ये केस स्टडीज हैं, है ना। फिर 2 केस स्टडीज और हैं जिसमें एक में आपको भारत मिसाइल्स लिमिटेड का चेयरमैन बनाया जाएगा, ठीक है ना, और दूसरे में आपको एक केस में आप एक केस में आप मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में काम कर रहे हो जिसमें कि आपको पता चलता है कि नेशनल हाउसिंग स्कीम जो है उसका फंड डाइवर्ट करके SEZ के लिए दिया जा रहा है ना। दोनों कंडीशंस में ही कुछ ना कुछ नुकसान है, तो आपको चूज करना है कि आप क्या करोगे ऐसी कंडीशन में, ठीक है। तो दीज वर द केस स्टडीज 2 केस स्टडीज थोड़ा सा इसमें टफ थी, बाकी की जो केस स्टडीज थी वो ईजी थी। आप एक बार देख के जरूर बताइएगा, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो आप क्या करते। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में आते हैं। क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन है, देखो पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज इन एनहांसिंग द फॉलोइंग 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। नेशनल पावर के 3 मेन पार्ट है, एक है ह्यूमन कैपिटल, एक है सॉफ्ट पावर और एक है सोशल हार्मनी। इनको बढ़ाने में एथिक्स और वैल्यूज का क्या योगदान है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। आप ह्यूमन कैपिटल में एथिक्स और वैल्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है आप लिख सकते हैं, फिर सॉफ्ट पावर में आपको लिखना है, और सोशल हार्मनी को बढ़ाने के लिए एथिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है आपको लिखना है। बिल्कुल सही, इजीली आप लिख सकते हो।
दूसरा क्वेश्चन है, एजुकेशन इज नॉट एन इंजंक्शन, इट इज एन इफेक्टिव एंड परवेसिव टूल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। आपको यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को नज़र में रखते हुए ये बताना है कि एजुकेशन केवल एक इंजेक्शन नहीं है, रादर एक इफेक्टिव एंड परवेसिव टूल है फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो किस तरीके से एजुकेशन से इंडिविजुअल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है इंडिविजुअल लेवल पे, प्लस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, आपको बताना है कीपिंग इन व्यू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला जो है वो है, हेट्रेड इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ अ पर्सन्स विजडम। जब हेट्रेड आती है तो पर्सन की विजडम जो है खत्म हो जाती है एंड उसका कंसाइंस खत्म हो जाता है। दैट कैन पॉइजन अ नेशंस स्पिरिट। उससे क्या है, जो नेशन की स्पिरिट है वो खत्म हो जाती है एंड उसमें जहर घुल जाता है। देन डू यू एग्री विद दिस व्यू, जस्टिफाई योर आंसर। बिल्कुल सही, आप एग्री करेंगे इसके साथ, और जस्टिफाई करने के लिए आप एग्जाम्पल्स भी देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देंगे हिटलर का एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे कि हिटलर के अंदर जो हेटरेड थी टुवर्ड्स द ज्यूज पॉपुलेशन, वो एक हेटरेड थी टुवर्ड्स द ज्यूज पॉपुलेशन जिसने कि उसके कॉन्साइंस और विजडम के ऊपर ताला डाल दिया, जिसने कि पूरे नेशन की स्पिरिट में पॉइजन डाल दिया। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इतना बड़ा होलोकॉस्ट जो है इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ द पॉइजनिंग ऑफ अ नेशंस स्पिरिट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। बी जो क्वेश्चन वो है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। वेरी गुड, डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। कैन दे बी लर्नड एंड डिस्कस, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, अदर्स अंडरस्टैंडिंग, सारी अलग अलग पॉइंट से लिख देते हो। देन थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर मोस्ट रेलिवेंट टुडे एंड व्हाई, डिस्कस। तो सबसे पहली बात कि आज का जो ईयर ये वर्ड है वो मटेरियलिज्म का ईयर है, तो ऐसे में डिज़ायर वाली जो बात थी, दुख समुद्र, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जो ये अलग अलग चीज़ें बुद्धा ने बोली हैं वो सारी रेलिवेंट है। मॉडरेशन यानी कि मिडिल पाथ वाली बात भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है आज, क्योंकि एक्सट्रीम्स में हम नहीं जी सकते। अगर हम एक्सट्रीम्स में जाए, चाहे एक्सट्रीम आप कैसा भी कल्चर आप जियोगे तो आपके लिए वो नुकसानदायक ही होगा। तो वो सारी टीचिंग, ईजी क्वेश्चन था, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था अगेन। अगला क्वेश्चन है, द विल टू पावर एग्जिस्ट्स but it can be tamed and guided by rationality and principles of moral duty. Explain the statement in the context of international relations. तो will to power तो exist करती है, लेकिन अगर आप rationality का यूज़ करें तो आप उसको थोड़ा टेम कर सकते हैं। जैसे जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था अपने नॉवल एनिमल फार्म में कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, मतलब कि पावर का काम ही करप्ट करना है। लेकिन अगर रेशनैलिटी का आप यूज़ करें और मोरल ड्यूटी का आप यूज़ करें तो आप उसको टेम कर सकते हैं। ये चीज़ एक्चुअली प्लेटो ने बोली थी। अगर आप प्लेटो का द रिपब्लिक पढ़ेंगे तो उसमें वो कहते हैं कि बॉडी के अंदर 3 पार्ट होते हैं, एक होता है रेशन, एक होता है स्पिरिट और तीसरा होता है डिज़ायर। अगर रेशन गाइड कर रहा है आपके स्पिरिट और डिज़ायर को तब आप करप्ट नहीं होंगे, बट अगर आपका डिज़ायर गाइड कर रहा है आपके रेशन और स्पिरिट को तब आप करप्ट हो जाओगे। ये सारी चीज़ अगर आप लिखोगे तो अच्छा है। अगला सवाल है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉज एंड रूल्स। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स इन फॉर्मुलेटिंग देम। इजी है। लॉज एंड रूल्स में क्या डिफरेंस, देखो लॉज क्या होते हैं, लॉज रिटन फॉर्म में रहते हैं एंड लॉज को अगर आप ब्रेक करते हो तो देयर आर सम लीगल रिपरकशंस। रूल्स ऐसे होते हैं कि रूल्स सेल्फ मेड हो सकते हैं, सोशल रूल्स हो सकते हैं जो कि रिटन नहीं होते, वो एब्स्ट्रैक्ट की तरह चलते हैं, लेकिन यू टेंड टू अबाइड बाय देम। लेकिन अगर आप उनको ब्रेक करोगे तो हो सकता है आप कोई लीगल लॉ ब्रेक ना करो लेकिन आप सोसाइटल लॉ ब्रेक कर दो। तो यहाँ पे बहुत एक फाइन लाइन है और इन दोनों एथिक्स का रोल आपको बताना है इन मेकिंग द लॉज एंड रूल्स, है ना। तो ये आप यहाँ पे याद रखिएगा। अब अगला सवाल देखें तो अगला सवाल है, अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज कंसिडर्ड टू बी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिविल सर्वेंट who is often required to function under extreme stress. What contributes to a positive attitude in a person? तो ये बिल्कुल टॉपिक दिया हुआ है यूपीएससी के सिलेबस में। अगर आप देखो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पेपर को पढ़ने के बाद हमको क्या समझ आता है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि देखो करंट अफेयर्स की जो भी चीज़ें आप पढ़ें उसमें आप एक एथिकल पर्सपेक्टिव जरूर ऐड किया करें। दूसरी चीज़, आपको सिलेबस की चीज़ें भी कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे जो सिलेबस में एटीट्यूड टॉपिक दिया हुआ है, अगर आप देखें तो सिलेबस में एटीट्यूड दिया हुआ है कि एटीट्यूड कैसे बनता है, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो इन दैट केस अगर आपको ये पढ़ा होगा टॉपिक तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एक्सट्रीम स्ट्रेस में रहता है सिविल सर्वेंट, इसलिए उसको पॉजिटिव एटीट्यूड होना ज़रूरी है। और पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे डेवलप हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। अगला सवाल,
अगेन करंट अफेयर्स क्वेश्चन अगर आप देखें, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया एंड व्हाट वर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ सावित्रीबाई फूले इन दिस रिगार्ड। तो यहाँ पे सावित्रीबाई फूले के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया, उनके काम हमने डिस्कस किया था जब सावित्रीबाई फूले की भी एनिवर्सरी थी उसमें, तो हमने डिस्कस किया भी था ये सारे क्वेश्चन कि उनका क्या योगदान है विमेन एजुकेशन में, विमेन को किस तरीके से शेल्टर प्रोवाइड करके पढ़ाती थी, ये सारी चीजें। देन जेंडर इनइक्वालिटी के रीजन तो आप लिख ही दोगे, इजी क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन नहीं था। अगला सवाल है द करंट इंटरनेट एक्सपेंशन हैज इंस्टिल्ड अ डिफरेंट सेट ऑफ कल्चरल वैल्यूज विच आर ऑफन इन कंफ्लिक्ट विद द ट्रेडिशनल वैल्यूज। डिस्कस, बिल्कुल सही बात है कि इंटरनेट के आने से नया सेट ऑफ कल्चरल वैल्यूज डेवलप हो रहा है एंड आपकी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज थी वो जाती जा रही है। जैसे पहले जो था वो मिल करके परिवार के साथ रह करके एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी का टाइम था, कल्चर ऐसा था कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी करता था, बट इंटरनेट के आने से और दूर दूर रहने का कल्चर जो है, जो न्यूक्लियर फैमिलीज का कल्चर आया है, वो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस दैट इज स्लाइटली रिलेटेड टू दिस ऑल्सो। तो ये सारी चीजें आप वहां पे लिख सकते हैं। अगला जो है कि इनमें कोटेशंस दिया है, देखो पहला है कंडेम नन if you can stretch out a helping hand, if you can stretch out a helping hand, do so. If not, fold your hand, bless your brothers and let them go their own way. तो किसी की भर्त्सना मत कीजिए, अगर आप मदद को हाथ आगे बढ़ा सकते हैं तो मदद कर दीजिए, लेकिन अगर आप नहीं बढ़ा सकते तो चुपचाप अपने हाथ को मोड़ करके रखिए, अपने भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए और उनको अपने मार्ग पे चले जाने दीजिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर किसी की मदद कर सको तो कर दो, अगर नहीं कर सकते तो फिर उनको रोको मत, उनको कंडेम मत करो, है ना। तो दैट इज द थिंग विच वाज सेड बाय विवेकानंद, इसको ही एक्सप्लेन करना था, बहुत इजीली आप कर सकते हैं, है ना। अगला है महात्मा गांधी का कोट, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। दूसरों की सेवा में खुद को खो देना ही खुद को प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है, स्वयं को खोजने का सर्वोत्तम मार्ग है। महात्मा गांधी, अगेन वेरी एथिकल कोट, अब बहुत अच्छे से आप लिख भी सकते हो। देन सॉक्रेटिस का कोट है, अ सिस्टम ऑफ मोरालिटी विच इज बेस्ड ऑन रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज इज मेयर इल्यूजन। देखो एक साल आया था एथिक्स के ऊपर कोट आया था आपके एल्बर्ट आइंस्टाइन का कि रिलेटिविटी इज फॉर फिजिक्स नॉट फॉर एथिक्स। वही चीज सॉक्रेटिस ने कही है कि अगर कोई ऐसा मोरालिटी का सिस्टम है जो कि रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज पे बेस्ड है, देन दैट इज अ मेयर इल्यूजन, अ थॉरली वर्गल कंसेप्शन विच हैज नथिंग साउंड इन इट एंड नथिंग ट्रू। सॉक्रेटिस ने ऐसा कहा था, तो इसी चीज को आपको एक्सप्लेन करना है, आगे बताना है। तो दैट इज इट फॉर दिस पेपर। हाउ डिड यू फाइंड द एथिक्स पेपर? आपको कैसा लगा पेपर आप बताइएगा। डू टेल मी द केस स्टडीज, अगर आप पढ़ें तो केस स्टडीज में क्या क्या चीजें हैं आप बताइएगा, कौन कौन से एथिकल क्वेश्चंस, और अगर आप ये कोट्स एक्सप्लेन कर सकें तो दैट विल बी वेरी गुड। दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस